नमस्ते दोस्तों, वोली टॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी जो है 71st मेंस और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर्स का जो मेंस जो अपकमिंग होने वाला है उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है आज 38 अभी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर मैं कर रही थी और आज जो है एक लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर करने जा रही हूँ। तो आप सभी का वंस अगेन स्वागत है मेरे चैनल पे। तो क्वेश्चन ये है कि पटना कलम की उत्पत्ति जो है, शैलीगत विशेषताएं और सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। उदय और पतन में कौन से कारक रहे। अब इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा सा है पटना कलम का जो है परिचय दे देना है। इसके बाद इसमें किस किस तरीके का यूज़ किया जाता है इस और यूज़ के बाद इसकी क्या क्या इसका महत्व है, और इसके बाद उस समय के जो है कल्चर पे क्या इसका इम्पोर्टेंस रहा है और कल्चर पे इम्पोर्टेंस का क्या प्रभाव पड़ा है। इसके बाद उस समय जो जिस समय ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ ये पेंटिंग, तो उस समय वो उदय होने का कारण क्या था, फेमस होने का क्या कारण था। तो जैसे आप कारण बता सकते हो कि उस समय जो है ब्रिटिश लोग हैं सो उस टाइप का पेंटिंग बहुत ज़्यादा खरीदते भी थे। लोकल जो है जो कुम्हार है या फिर जो बैलगाड़ी जो कैरी करने वाले लोग होते थे, या फिर कुम्हार है, ऐसी पेंटिंग जो थी जो कि नॉर्मल लाइफ को दर्शाती थी, तो इस वजह से भी लोग खरीदने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन बाद में पतन होने का कारण क्या था, तो धीरे धीरे प्रिंटिंग है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो इसके बाद क्या हुआ, तो सभी चीज़ें प्रिंटिंग प्रेसेस में बनने लगी। हाथ कला का इम्पोर्टेंस थोड़ा घटने लगा। तो इसको करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है पटना कलम के बारे में लिखेंगे। क्या है पटना कलम। पटना कलम को कंपनी शैली भी कहते हैं, कंपनी का पेंटिंग भी कहते हैं। तो पटना कलम इसको ऐसे लिखेंगे, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। पटना कलम, पटना जो कलम, इसको एक चीज़ छूट गई है, अभी सही करती हूँ। पटना जो कलम चित्रकला को स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। ये जो है 18 से 19 सेंचुरी के बीच, 18वीं से 19वीं शताब्दी, 19वीं शती के बीच जो है के दौरान जो है बिहार में जो है विकसित हुआ था। बिहार में विकसित हुआ। बिहार में विकसित होने का रीज़न तो आप लोग को पता ही होगा। जो से मुगल जो साम्राज्य में जो लोग जो आर्ट एंड कल्चर मतलब जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, तो जैसे ही औरंगजेब की जो डेथ हो गई थी, तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो है चित्रकला का जो है आश्रय जो है प्रदान होना बंद हो गया था। इसके बाद जो लोग हैं पलायन कर गए थे, तो इस वजह से जो है 1819वीं शती के दौरान बिहार में विकसित हुई। अब इसने जो है आम लोगों के जो दैनिक जीवन होता है, दैनिक जीवन को अपने चित्र में दर्शाना इन्होंने शुरू किया। दैनिक जीवन को दर्शाने पर ध्यान दिया। और ये जो है इस तरह का जो सोच है अपनाने वाला, जो ये पहला पेंटिंग था। तो इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला पहला पेंटिंग स्कूल बनाइए। स्कूल बन गया। ये हो गई पटना कलम का इंट्रोडक्शन। आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या इंट्रोडक्शन में लिखोगे, तो पटना कलम चित्रकला जिसको स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, 18 से 19 सेंचुरी के दौरान, 18वीं से 19वीं सदी के दौरान बिहार में विकसित हुआ और इसने आम लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने पर ध्यान दिया
और इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला जो है पहला पेंटिंग स्कूल बन गया। अब ये लिखने के बाद जो है नेक्स्ट उसको हटा देते हैं। अब आएंगे इसकी क्या कैसे ये इसका हिस्ट्री देखते हैं और ये कैसे आगे डेवलप किया उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी ऐतिहासिकता और विकास पे आते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नए संरक्षक उन्हें नहीं मिले। नए संरक्षकों की तलाश की वजह से जो है वो पलायन शुरू किया। अब ये तो हो गई, ये एरा जो हो गया 1707 के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 के बाद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड नंबर, अरेंज करके आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है तो एडजस्ट कर रही हूँ मैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, 757 में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध ने जो है वहाँ पे जो है मुर्शिदाबाद का माहौल को है सो खराब कर दिया था। मुर्शिदाबाद माहौल को खराब कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया, खराब कर दी, जिस वजह से जो है, जिस कारण जो चित्रकला जो करते थे, जो कलाकार पटना आने पे मजबूर हो गए। पटना आने पर मजबूर होना पड़ा। ये तो हो गई ऐतिहासिक में क्या हुआ, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है नए संरक्षक, उस समय पतन के बाद कोई संरक्षक तो मिले नहीं, तो नए संरक्षक की तलाश की वजह से है वो पलायन शुरू किया। सेकेंड पॉइंट है 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो केंद्र जो था मुर्शिदाबाद था, तो जो है लड़ाई युद्ध का जो माहौल की वजह से ये लोग जो है पटना आने पे मजबूर हो गए। अब आते हैं कैसे विकास हुआ। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो पटना में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने संरक्षण प्राप्त किया। पटना में जो है ब्रिटिश प्रशासन द्वारा और स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय वर्ग, लोकल ने है जो उन्हें संरक्षण दिया। अब इस वजह से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम शुरू हो गया। तो इस कारण जो है इंडो यूरोपीय, जिसमें इंडियंस का भी कुछ ऐसा चित्रकला में दिखता था, और जो कि ये ब्रिटिश लोग जो प्रशासन जो उन्होंने संरक्षण दिया था, तो थोड़ा सा उनका भी इफेक्ट जो है चित्रकला में दिखने लगा। तो इंडो यूरोपीय कलात्मक शैली का विकास हुआ, शैलियों का विकास हुआ। अब जो है इसमें देखते हैं कि विकास का चरण पे आते हैं, कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा पटना चित्रकला पे, अब उस पे आते हैं। तो
इसको आप लोग वंस अगेन देख लो। तो ऐतिहासिक और विकास का जो दौर था वो 1707 जो कि है मुगल का जो है पतन होने के बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल जो है पीरियड, मुगल साम्राज्य जो है लगभग खत्म होने के दौर पे चला आया। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है नए संरक्षकों की तलाश की वजह से जो है पलायन शुरू कर दिए। पलायन करना मतलब अपना जगह बदल दिया उन्होंने। सेकंड जो है 1757 प्लासी युद्ध ने मुर्शिदाबाद में माहौल की खराब कर दी गई, जिस कारण कलाकार जो है पटना आने पे मजबूर हो गए। वहाँ पे जो है अस्थिरता उत्पन्न हो गई प्लासी युद्ध की वजह से मुर्शिदाबाद में। तो अस्थिरता के कारण जो है वहाँ पे वो लोग फिर से है जो माइग्रेट करने के लिए उनके पास एक मजबूरी हो गई, तो वो पटना की तरफ आ गए। पटना में इन्हें क्या एडवांटेज मिला, तो पटना में जो है ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन कर रहा था और जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको रहने का जगह दिया। तो इस वजह से है उसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो ये आर्ट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा, इंडो यूरोपीय कलात्मक शैलियों का विकास हुआ। अब नेक्स्ट है सो इसका विकास के चरण पे डिस्कस करेंगे। पहला तो है मुगल परंपरा का जो प्रभाव पड़ा, मुगल परंपरा का प्रभाव पटना कलम चित्र शैली पे जो पड़ा था, ये कब पड़ा था, तो 1760 से 1805 के बीच। उससे पहले से ही था, लेकिन उसका जो है प्रयोग जो है ये कब तक कैरी हुआ, इस ड्यूरेशन को इग्नोर करते हैं। मुगल परंपरा का प्रभाव, इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ कि मुगल प्रभाव तो पड़ा ही, मुगल प्रभाव जो इसमें जो है कजली जो सिही तकनीक का प्रयोग किया गया, तकनीक का प्रयोग। और इसके बाद जो है स्थानीय त्योहार, व्यवसायों का चित्रण, और जो राजशाही जो मुगल परंपरा में जो राजशाही का चित्रांकन, तो मुगल परंपरा का प्रभाव पड़ा, तो वो है मुगल का प्रभाव पड़ा, तो उस समय वो राजशाही का चित्रांकन करते थे, जो स्थानीय त्योहार मनाया जाता था उसका चित्रण करते थे, और उस समय जो है कजली सिही तकनीक का प्रयोग करते थे। इसके बाद किसका प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कंपनी पे प्रभाव की वजह से जो है ब्रिटिश कंपनी की वजह से क्या हुआ कि जो सेवक राम जो कि बहुत फेमस है पटना कलम चित्र शैली से, सेवक राम, शिवलाल और इन जैसे जो कलाकार थे यूरोपीय शैली अपनाई। शिवलाल जैसे कलाकार यूरोपीय शैली को अपनाया, इन्होंने यूरोपीय शैली को अपनाया। इसके बाद आता है स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव। स्थानीय सांस्कृतिक
प्रभाव। अब इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ा, अब इस पे आते हैं। इस स्थानीय संस्कृति में क्या हुआ, तो व्यवसायीकरण में वृद्धि हो गई, व्यवसायीकरण में वृद्धि। और जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए जो है के लिए लघु चित्रों का ध्यान करना, लघु चित्रों का ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित और हाथी दांत, अवरक और चावल पर, चावल के कागज पर चित्रकारी प्रसिद्ध हुई। चित्रकारी जो है वो प्रसिद्ध हुई। चलिए, अब आप देख लिए कि कैसे प्रसिद्ध हुई। इसको अब रिमूव करते हैं। अब आगे जो है इसकी विशेषताएं पर आते हैं कि विशेषताएं क्या है। पटना कलम की उत्पत्ति हो गई, शैलीगत विशेषता हो गई, क्या क्या शैलियाँ इस पे इफेक्ट पड़ा। अब आते हैं कि इसका जो है विशेषता क्या है, विशेषताओं पे आते हैं। विशेषताएं, देखिए विशेषताएं में क्या आएगा, तो ये आम लोगों का जो है जीवन को दर्शाता है, आम लोगों के जीवन को दर्शाता है। बिहार के त्योहारों को अपनाया, त्योहारों को चित्रकला में प्रदर्शित किया, प्रदर्शित करा। इसके बाद जो है वहाँ के जो लोकल जो है जिन लोगों का जैसा काम था, जैसे जो व्यापारी थे, लोहार थे, कुम्हार थे, लोगों का जो चित्रण है, लोकल लोगों का उन्होंने चित्रण किया। तो इसका और क्या एडवांटेज है, विशेषता क्या है, व्यापारी, लोहारों, कुम्हारों, पतंग उड़ाता बंदा, कृषक आदि लोगों का चित्रण, और साथ ही साथ जो है ब्रिटिश लोगों का भी चित्रण किया गया, ब्रिटिश अधिकारियों का चित्रण, ये तो होगी इसकी विशेषताएं। अब इसमें टेक्निक क्या यूज़ किया गया, अब उस पे आते हैं। कलर्स में क्या यूज़ किया गया, उस पे भी आते हैं। तो पहले आते हैं टेक्निक क्या यूज़ किया गया, तकनीक। तकनीक पे आते हैं। तकनीक उन्होंने क्या यूज़ किया, तो कजली सिही तकनीक। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो है ना, जैसे हम लोग को किसी भी ड्रॉ करते हैं तो पहले पेंसिल से, हल्की पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, इसके बाद उसको डिप मतलब बहुत ज़्यादा डार्क करते हैं, इसके बाद पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। बट ये जो पेंटिंग थी वो डायरेक्ट बनाई जाती थी, तो सीधे बनाई गई पेंटिंग्स
इसके लिए स्किल्ड की ज़रूरत थी, कौशल की आवश्यकता, कौशल की आवश्यकता, यही टेक्निक था इसका, इसके लिए स्किल्ड होना चाहिए। इसके बाद था जो ब्रश मेकिंग होती थी, जो ब्रश बनाया जाता था, ब्रश मेकिंग, वो ब्रश किससे बनाया जाता? तो गिलहरी है, बकरी है, गिलहरी का जो रोआ होता है उससे ब्रश बनाया जाता था, बकरी है, गाय के पूंछ जो होते हैं उससे है सो ब्रश तैयार किया जाता था, गाय के पूंछ से ब्रश मेकिंग की जाती थी, ब्रश बनाया जाता था। ये हो गई टेक्निक। टेक्निक में क्या हुआ है? तो कजली सही टेक्निक। तो इसमें है जो डायरेक्ट बनाया जाता था ये पेंटिंग्स को, हम लोग हल्का ड्रॉ करके जो पेंटिंग बनाते वैसा सिस्टम नहीं था। और ये जो है डायरेक्ट बनाने के लिए है जो स्किल्ड लोगों की ज़रूरत थी। ब्रश मेकिंग जो होती थी तो गिलहरी की जो होती है रुआ होता उससे बनता था, बकरी गाय के पूंछ से के जो है ये एकदम नेचुरल ब्रश बनाया जाता था। अब इस पे आते हैं कलर्स का क्या योगदान है, कलर्स कैसे आते थे। हल्के कलर्स हुआ करते थे, रंग रंग में जो क्या होता था, वाटर कलर का यूज़ करते थे, जल रंग का यूज़ करते थे। तो ये कैसे बनाया जाता था? तो पौधों की छाल है, गाय का जो है पेशाब है, गाय के पेशाब, खनिजों, लाल मिट्टी का प्रयोग, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, हल्दी का प्रयोग पीले कलर के लिए, हल्दी, काले कलर के लिए काली का प्रयोग किया जाता था। कलर्स के लिए नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता, प्रयोग किया जाता था। अच्छा, इसमें जो पेंटिंग करते थे तो उसमें जो है इसमें पॉइंट्स ये लिख सकते हो कि जैसे हल्के टोन और छाया का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गहराई लाने के लिए। तो हल्के टोन और जो स्ट्रोकिंग होता है, ब्रश का स्ट्रोकिंग होता है वो कम है, हल्का है, मतलब कम स्ट्रोक किया हुआ, तो वो क्यों किया जाता था? तो हल्के टोन और छाया का जो प्रयोग है वो डेप्थ दिखाने के लिए किया जाता था, गहराई को दिखाने के लिए। इसके बाद और क्या था? पृष्ठभूमि जो है में है सो उसमें कलर का है जो डिफनेस कम दिया जाता था, उसमें कलर कम किया जाता। तो पृष्ठभूमि में जो है रंग कम होते थे, पृष्ठभूमि में कम रंग होता था। उसके पीछे रीज़न क्या है? ताकि जो सब्जेक्ट को दिखाना चाह रहे थे वो दिख सके, विषय की प्रमुखता को दिखाना, अच्छा, ब्रश स्ट्रोक जो है लिमिट करते थे, ब्रश स्ट्रोक्स को जो है लिमिट किया जाता था, बारीक तरीके से किया जाता था, बारीक तक सीमित किया जाता था। उसके पीछे रीजन क्या है? तो भावनाओं को दर्शाने के लिए, तो ये हो गया कलर्स, जो कि टेक्निक्स, कलर्स के साथ साथ जो टेक्निक यूज़ किया गया है कि जो हल्के टोन में और छाया का प्रयोग क्यों किया जाता था? तो गहराई को दिखाने के लिए। पृष्ठभूमि में जो है कलर को है कम कलर डाला जाता था, तो विषय की प्रमुखता को दिखाने के लिए। ब्रश स्ट्रोक्स को काफ़ी है सो बारीकी तरीके से लिमिट एरिया में जो है स्ट्रोक्स किया जाता था, वो क्यों? तो भावनाओं को दर्शाने के लिए। अब आते हैं इसका जो है सांस्कृतिक महत्व पे आते हैं। ये इसकी जो है विशेषताएं हो गई। अब सांस्कृतिक महत्व पे आते हैं, जो कि हमारा जो नेक्स्ट है सांस्कृतिक महत्व।
चलिए आते हैं सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो पहला जो हम लोग नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट जो है जनजीवन का दस्तावेज। जो ये आर्ट है उससे हमें ऐसा लग रहा है कि उस समय क्या क्या होता था, तो वो एक तरह से दस्तावेज का काम करता है। जनजीवन का दस्तावेज। पटना कलम जो है, कलम ने जो है बिहार और पूर्वी भारत में हमारा जो वेस्ट बंगाल और बिहार का इलाका, झारखंड, ये सब है। पूर्वी भारत के जो है सामान्य लोगों के चित्रों के माध्यम से, लोगों के चित्रों के माध्यम से जीवित रखा। इसके बाद सेकंड जो है सांस्कृतिक संक्रमण का प्रतीक। सांस्कृतिक संक्रमण का प्रतीक। जब वो पारंपरिक भारतीय कला जो था, इसके बाद उसमें जो वेस्टर्न पार्ट जो जुड़ा, वेस्टर्न अर्थातवाद का जो संगम हुआ, तो इस जो है भारतीय कला को जो है वो अपनी वैश्विक संदर्भ में एक जो है नया आयाम दिया। तो इसको बोलते हैं, इसको इस तरीके से सांस्कृतिक संक्रमण का प्रतीक कह सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जो पारंपरिक भारतीय कला जो कि वेस्टर्न पश्चिमी यथार्थवाद के संगम के प्रति हैं, जिसने क्या किया कि भारतीय कला को अपने वैश्विक संदर्भ में नया रूप दिया। तो इसको आप लोग लिख लेना, क्योंकि अब आगे और भी लिखना है। एक पॉइंट आप ये लिख लेना कि संगम की ये है प्रति है, और इसने भारतीय कला को, अच्छा लिखी देती हूँ, उसने भारतीय कला को भारतीय कला का औपनिवेशिक संदर्भ में नया आयाम दिया। हो गया सेकेंड पॉइंट। अब आते थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आएंगे कला में धर्मनिरपेक्षता। कला में धर्मनिरपेक्षता। इसमें जो है धर्म, जाति, वर्ग की जो सीमाओं से ये परे था, वर्ग की सीमाओं से परे था, सीमाओं से परे था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है शिल्प कौशल सामाजिक प्रतिष्ठा। शिल्प कौशल सामाजिक प्रतिष्ठा। इसमें जो स्वतंत्र पेशेवर थे वो किसी दरबार और मंदिर से बंधे हुए नहीं थे, वे बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। इनको जैसा मन करता था वैसा ये अपना चित्र में बना सकते थे, वो किसी के दबाव में नहीं थे ये। तो स्वतंत्र पेशेवर थे, किसी दरबार मंदिर से बंधे नहीं थे, मंदिर से
बंधे नहीं थे। ये तो हो गए सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण हो गया। अब जो है कला में धर्मनिरपेक्षता, तो उस समय जो है धर्म जाति वर्ण की जो सीमाओं से बिल्कुल परे थे। शिल्प कौशल सामाजिक प्रतिष्ठा में, तो वहाँ के जो स्किल्ड जो पेंटिंग करते थे उनमें जो है किसी दरबार या किसी मंदिर से बंधने वाला जो है इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर अपने चित्रकला को है बना सकते थे। तो ये हो गई सांस्कृतिक महत्व और इसका विश्लेषण। अब नेक्स्ट जो है उदय और पतन पे आते हैं। उदय का कारण क्या था? उदय का कारण, उदय का कारण ये था कि इसमें जो है इस चित्रकला में जो है इसमें लोकल चीज़ों को जो है चित्रित किया था, जैसे कि है उत्सव है, मेला है, स्नान है, पूजा है, श्रम करते लोग हैं, श्रमिक जीवन है, जीवन को जो है चित्रित करने की प्रवृत्ति थी, चित्रित करने की प्रवृत्ति। कागज और जो रंग होते था वो भी जो है काफ़ी कम पैसे में जो है वो अवेलेबल हो जाता था। तो कागज है, रंगों की उपलब्धता और जो अंग्रेज अफसर चित्रों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खरीदते थे। चित्रों को सोवेनियर ऑफ इंडिया के रूप में खरीदते थे। सोवेनियर ऑफ इंडिया के रूप में खरीदते थे, तो ये तो हो गया उदय का कारण। अब आते हैं कि उदय का कारण क्या क्या हो गया। तो उत्सव है, मेला है, स्नान है, पूजा है, श्रमिक है, जीवन का चित्रण करने की प्रवृत्ति। इसके बाद जो है कागज रंगों का सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट कागज रंगों की उपलब्धता। थर्ड पॉइंट है कि अंग्रेज अफसर चित्रों को जो है सोवेनियर ऑफ इंडिया के रूप में खरीदते थे। तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पतन का कारण। पतन का कारण, पतन का पहला कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होगा? जो औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है छपाई कला का विकास हो गया, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई कला का विकास हुआ, जिससे जो है हाथ की जो बनी चीज़ों का डिमांड घट गया। हाथ से बने चित्रों की मांग घटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो यूरोपीय जो संरक्षण जो मिला हुआ था वो संरक्षण खत्म हो गया, यूरोपीय संरक्षण समाप्त होने लगा। और सामाजिक और राजनीतिक भी कारण है। तो सामाजिक राजनीतिक कारण में क्या होगा? तो जो 18 सामाजिक राजनीतिक कारण, इसमें क्या हुआ था? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश जो पॉलिसी जो था वो चेंज हो गया था, जिससे है जो
लोकल जो चित्रकला था उसके प्रति वो बिल्कुल अलग ही हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे। तो सामाजिक राजनीतिक कारण क्या हुआ, तो 1857 के जो वार हुआ था, क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद ब्रिटिश जो नीति थी, ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हो गया, नीति में परिवर्तन और स्थानीय कला के प्रति उदासीनता, स्थानीय कला के प्रति उदासीनता। ये पतन के आर्थिक कारण हो गए। तो औद्योगिक क्रांति के बाद छपाई कला का विकास हो गया। इसके बाद यूरोपियन संरक्षण की समाप्त होने लगा। सामाजिक राजनीतिक कारण में तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन, स्थानीय कला के प्रति उदासीनता। और जो नेक्स्ट कारण है, सांस्कृतिक कारण भी है। सांस्कृतिक कारण में क्या है, सांस्कृतिक कारण, पतन का सांस्कृतिक कारण में क्या हो गया कि जो पश्चिमी शासन प्रणाली ने जो है ना, हस्तकला के स्थान पर मशीन को प्राथमिकता दी। पश्चिमी जो शिक्षण प्रणाली ने हस्तकला के स्थान पर मशीन को प्राथमिकता दी। उसी समय जो है नया जो है नई कला कौशल जो है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में, जैसे बंगाल स्कूल्स आर्ट उभरने लगा, तो ये हो गया पतन का कारण। सांस्कृतिक कारण हो गया, सामाजिक राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया। तो ये सारे वजह से जो है इसका पतन होने लगा। अब वर्तमान में जो है इसके लिए क्या किया जा रहा है उस पे आते हैं। वर्तमान में जो है पटना कलम चित्र शैली को है उसको फिर से रिजुविनेट करने के लिए क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पे आते हैं। तो वर्तमान स्थिति पुनरुद्धार का प्रयास। पहला क्या किया गया इसको फिर से रिजुविनेट करने के लिए, तो जो पटना म्यूजियम और जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में इन चित्रों को संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए पॉजिटिव चीज़ उठाई गई। तो बिहार सरकार द्वारा जो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली ने जो है डिजिटलीकरण के लिए पहल किया। इनके डिजिटलीकरण ही लिख देते हैं। डिजिटलीकरण की पहल की।
इसके बाद और क्या हुआ, तो पटना आर्ट कॉलेज तथा जो कई कला जो संस्थान है, कई कला संस्थान जिसमें संस्थान में जो है अब क्या किया जा रहा है कि पटना कलम को पुनर्द्वार का कार्यशाला आयोजित किया जा, वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। अब जो है पटना कलम को पुनरुद्वार का कार्यशाला वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। ये तो है कि पटना कलम चित्र शैली को जो है अपडेट करने के लिए, उसको फेमस करने के लिए ये जो है बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, उस पे वर्तमान जो कंडीशंस है वो दिखाया जा रहा है कि वर्तमान में जो है क्या क्या किया जा रहा है पुनर्द्वार के लिए। तो पटना म्यूजियम और खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में जो चित्रों का संरक्षण मिला हुआ है, और बिहार गवर्नमेंट जो है नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में जो है पटना कलम चित्र शैली के लिए, इसमें पॉइंट आप जोड़ देना, पटना चित्र शैली के लिए, पटना कलम के लिए जो है डिजिटलीकरण की पहल की है। थर्ड जो है पटना आर्ट कॉलेज और कई कला संस्थान अब जो है पटना कलम चित्र शैली को पुनर्द्वार का कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। अब फाइनली है हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है, तो पटना कलम जो है भारतीय चित्रकला के इतिहास में लोक और यथार्थ का संगम प्रस्तुत करती है। यह कला नहीं बल्कि समाज का आईना है, समाज अर्थव्यवस्था और संस्कृति की झलक है, तो ये हो गई पटना कलम की उत्पत्ति, शैलीगत विशेषताएं और सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण, उदय पतन और कौन से कारक है। तो 38 मार्क्स का जो क्वेश्चंस को आज हम लोग ने डिटेल्स जो है आंसर राइटिंग किया है। तो सबसे पहले हम लोग ने पटना कलम की उत्पत्ति में बताया कि पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है इसको, और 18 से 19 सेंचुरी के दौरान जो है ये बिहार में काफ़ी डेवलप हुआ और आम लोगों के जो ये दैनिक जीवन को है ये चित्रकला में दिखाता है। इसके बाद आए हम लोग ऐतिहासिक और विकास पे आए, तो ये है सो आफ्टर जो है मुगलों का पतन के बाद जो है लोग पलायन करने लगे, क्योंकि उनको संरक्षण प्रदान करना खत्म हो गया था। तो लोग पलायन के जरिए वो देख रहे थे कि कहाँ पे हमें रोजी रोटी रोजगार मिल सकता है, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली बिहार में भी, और बीच में वो बंगाल की तरफ भी गए। पर जो 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ, तो मुर्शिदाबाद में जो है एक तरह का कौतूहल मचा हुआ था युद्ध की वजह से। इसके बाद वहाँ से लोग जो है पटना की तरफ शिफ्ट हुए। तो पटना में इनको एक पॉजिटिव चीज़ मिली क्या, तो यहाँ का जो है स्थानीय लोगों से संरक्षण मिला, ब्रिटिशों से संरक्षण मिला। तो धीरे धीरे जो है ये डेवलपमेंट होने लगा। तो उसमें डेवलपमेंट में पहले जो है पटना कलम चित्र शैली में जो मुगलों का प्रभाव था, धीरे धीरे उस प्रभाव में जो है ब्रिटिश प्रभाव भी आने लगा, क्योंकि जो कंपनी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो संरक्षण प्राप्त हुआ तो उसका भी इफेक्ट होने लगा। इसके बाद जो है स्थानीय संस्कृति का भी प्रभाव चित्रकला पे पड़ा। इसके बाद विशेषताएं में है, तो ये आम लोगों की जीवन को दर्शाता है। इसमें जो त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में है, उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारियों का जो है चित्रांकन किया गया। इसके बाद हम लोग इसके टेक्निक पे आते हैं। तो टेक्निक में क्या पढ़ा अपन ने, तो कजली से ही तकनीक का यूज़ किया गया पेंटिंग्स में, और इसमें जो है डायरेक्ट बनाया जाता है कजली
सी टेक्निक में। इसके बाद ब्रश मेकिंग किया जाता, तो ब्रश मेकिंग के लिए गिलहरी, बकरी और गाय के जो भी नेचुरल ब्रश मेकिंग होती थी, तो जो रुआ का है सो उसको बनाया जाता था। और इसके बाद जो है कलर्स के लिए जो है पौधे के छाल, गाय के पेशाब, खनिजों का प्रयोग, लाल मिट्टी, पीला हल्दी, ये सब का यूज़ किया जाता था। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे वो है सांस्कृतिक महत्व। तो सांस्कृतिक महत्व में आप लोगों ने ये देखा कि बिहार और पूर्वी भारत के समान लोग जो है चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए, और जो है बीच में जो है पश्चिमी यथार्थवाद को भी दिखाया गया। अब इसके बाद आता है उदय का कारण। तो उदय का कारण क्या है, तो उस समय के जो लोकल चीज़ों को दर्शाया गया था, तो वो उदय का कारण हो गया। पतन का कारण क्या है, तो आर्थिक कारण क्या है, उस समय औद्योगिक क्रांति आने के बाद जो है लोग जो है हस्त से बना हुआ चित्रों का जो डिमांड है घटने लगा। इसके बाद जो है गवर्नेंस की जो है चेंज हुआ, 1857 के बाद जो है क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश नीति जो है बिल्कुल चेंज हो गई, और जो है ये पटना कलम चित्रशैली के प्रति बिल्कुल वो मोनोटोनस जैसी स्थिति हो गई। सांस्कृतिक कारण में क्या है, तो वेस्टर्न जो है एजुकेशन प्रभाव पड़ा उस पर, और लोग जो है हस्तकला को छोड़कर जो है मशीन बेस्ड जो है चित्रकला की तरफ फिट हो जाने के कारण इस कला का पतन हो गया। तो वर्तमान जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो पटना में जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पटना म्यूजियम में जो है पटना कलम चित्रशैली को जो है वो संरक्षण किया गया है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जो है डिजिटलीकरण प्रस्तुति की बात बिहार सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद जो है कला संस्थान जो भी है, आर्ट कॉलेज, वहाँ पे जो है पटना कलम चित्रशैली के लिए वर्कशॉप आयोजित किया जाता है। तो ये है सो उसके जो है उसको अपडेट करने के लिए, पुनरुद्धार के लिए कार्य किया जा रहा है। फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है, तो ये जो है पटना कलम भारतीय चित्रकला का, आप यहाँ देख सकते हो कंक्लूजन। तो पटना कलम भारतीय चित्रकला के इतिहास में लोक और यथार्थ की संगम प्रस्तुत करती है, और यह कला नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की झलक है। तो ये हो गया इसका कंक्लूजन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर बार ये एग्जाम में अल्टरनेटली, अगर लास्ट ईयर पूछा है तो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछेगा, तो अल्टरनेट में ये पटना कलम चित्रशैली आता ही आता है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग देखो और अपना व्यू देना कि सही है, कैसा है, और क्या इम्प्रूव होना चाहिए, और लाइक्स और कमेंट भी ज़रूर करना।